दिल्ली दरबार 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली दरबार के लिए जाते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। इस कांड के तहत अवध बिहारी, अमीरचंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार पर दिल्ली षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी क्रियाकलापों से परेशान होकर सन्यासी हो गया था? अरविंद घोष। क्रांतिकारी क्रियाकलापों से परेशान होकर अरविंद घोष सन्यासी जीवन बिताने के लिए पौंडीचेरी चले गए, जहां उन्होंने ओरविले में अपना आश्रम बनाया। पंजाब में अंजुमने मोहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना की थी तथा भारत माता नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। भारत से बाहर विदेश में स्थापित होने वाली पहली संस्था कौन सी थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी। भारत से बाहर यानी लंदन में स्थापित होने वाली सबसे पहली संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इस संस्था की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इस संस्था के अन्य सदस्यों में वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा आदि प्रमुख थे। भारत सरकार के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्जन वायली को किसने गोली मारकर की हत्या कर दी थी? मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के तहत मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? भीखाजी कामा को। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में होने वाली द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। स्टुटगार्ट सम्मेलन में ही पहली बार मैडम भीखाजी कामा ने लाल, पीला और हरे रंग का राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। निम्नलिखित में से कौन एक रेशमी रूमाल षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? मौलवी उबैदुल्ला। खुदाई सेना के मौलवी उबैदुल्ला ही रेशमी रूमाल षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए थे। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 में बंगाल का विभाजन की योजना प्रभावी हो गई तथा बंगाल का विभाजन का कारण यह बताया गया कि प्रांत बड़ा होने की वजह से प्रशासन चलाने में जो असुविधा हो रही है उसी कारण किया जा रहा है। परंतु विभाजन का वास्तविक कारण यह था कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु विभाजन का निर्णय लिया गया था। किस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 16 अगस्त 1906 का दिन, 16 अगस्त 1905 वाला जो है के दिन बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी। उसी दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था तथा वंदे मातरम गीत गाकर एक दूसरे को राखी बांधी गई थी। तो इसको राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था बंगाल में। फिर कथन देखने हमको उसमें से सही कौन कौन से हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ये भी कथन सही है। और स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरनों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। तो ये तीनों कथन सही हैं। और विरोध के चलते सरकार ने बंगाल विभाजन को 12 सितंबर 1908 को समाप्त घोषित कर दिया था। ये इसका कथन गलत है। दिल्ली दरबार में 12 सितंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव A.O. ह्यूम थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता भी माना जाता है। यह सचिव पद पर 1906 ईस्वी तक रहे। मुस्लिम लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था इसमें से? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है ये दोनों जो है संगठन बनाए गए थे। इंडिया लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडिया लीग की स्थापना में शिशिर कुमार घोष ने भी सहयोग प्रदान किया था।
कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संगठनों में राजनीतिक स्वाधीनता की कोई संकल्पना नहीं थी। यह संगठन प्रायः बड़े जमींदारों तथा थोड़े से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का संगठन था। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ज्योतिबा फूले थी। 1906 ईस्वी में B.R. सिंधिया ने मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष चंद्रावरकर थे। इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत की वास्तविक जानकारी देने हेतु इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड मुकदमे में का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ जाने वाली ट्रेन को लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी कविता लिखी थी। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल द्वारा 1913 में हुई थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सत्यभक्त द्वारा कानपुर में 1925 में की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में बनी थी, उसके बाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद एवं भगवती चरण बोहरा जो है इसके संस्थापक सदस्यों में थे। उसके बाद जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में और इसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, नरेंद्र देव आदि ने इसकी जो है संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इसमें से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति मिली थी? तो 1909 का नियम जो था, भारत सरकार अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके मॉर्लो को लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हरिपुरा अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, वो कहां पर स्थित है? तो हरिपुरा जो है गुजरात में स्थित है और 19 फरवरी 1938 को यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी को धरसना के सरकारी नमक गोदाम पर मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था इनमें से? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। इसके प्रस्ताव के यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी व चोटी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको बाद में आप नाम दिया गया था अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर। निम्नलिखित पर विचार करना है। ये जितने भी जो है संविधान निर्माण या भारत की स्वतंत्रता संबंधित सुझाव थे, योजनाएं, इनका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजगोपालाचारी फार्मूला जो मार्च 1944 में आया था। बेबल योजना 14 जून 1945 को, कैबिनेट योजना 5 मार्च 1946 में और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मेरठ कांग्रेस के अधिवेशन 1946 ईस्वी में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1948 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष चुना गया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? 1906 ईस्वी में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित कराना चाहता था, जो इनका प्राइमरी लक्ष्य था।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रख्यात नेता अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। 1988 में मक्का में इनका जन्म हुआ था। फिर सुमेलित करना है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम और उनसे संबंधित अधिवेशन, तो इसको हम देख लेते हैं। मद्रास अधिवेशन जो 1894 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। लखनऊ अधिवेशन 1899, आरसी दत्त इसमें अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1909 में डब्ल्यू वेडरवर्थ, और इलाहाबाद अधिवेशन 1910 वाले में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? इनमें से एनी बेसेंट ने। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई थी। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावरकर और शंकर नायर आदि ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन का जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान हुआ था। इस जुलूस का नेतृत्व तो भगवान अहीर कर रहा था। पुलिस वालों ने भगवान अहीर व कुछ अन्य साथियों की पिटाई कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने पुलिस थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके जला दिया। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता। इनमें से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी? तो इनका अगर हम क्रम देखें तो साइमन कमीशन का आगमन जो 1928 में हुआ था, यह पहली घटना थी। उसके बाद डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा ये 16 अगस्त 1932 को किया गया था। किस जेल में बाल गंगाधर तिलक को दीर्घ समय तक रखा गया था? मांडले जेल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक लिखा, जिसमें सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें देशद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कठोर कारावास देकर मांडले जेल जो म्यांमार में है बंद कर दिया गया। जेल में ही तिलक जी ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य नामक पुस्तकों को लिखा था। 1932 में सांप्रदायिक उपहार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। उन्होंने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सन 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस कमीशन के आधार पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये आप जानते हैं कि 1904 में पारित हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसके ही शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया था। भारतवर्ष में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई? कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा विषयों को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा संवर्ती सूची। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 में बर्लिन रेडियो पर एक प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसकी की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था कि देश सेवा के लिए भारतवासियों को तैयार करना। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के एक जुलूस में थाने में 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके आग लगा दी गई थी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। भारत में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतदार नामक एक संगठन की स्थापना की थी तथा कांग्रेस द्वारा 1930 से 47 तक चलाए गए सभी आंदोलनों में इनके द्वारा भाग लिया गया और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को प्रसिद्ध रूप से लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से या रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में हुए थे? तो एक ही अधिवेशन में पूरे जीवन काल में वो अध्यक्ष बने थे, 1924 का, जो बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। जलियांवाला बाग नगर किस जगह स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में गोलीकांड और नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने पहुंचकर बिना कोई चेतावनी दिए सूचना दिए भीड़ पर गोली चलवा दी, जिससे हजारों लोग इसमें निर्दोष मारे गए थे। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। सबसे प्रसिद्ध नारा ये स्वतंत्रता आंदोलन का। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को ने करो या मरो, जिसको डू और डाई भी का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई भी इसे माना जाता है। दांडी मार्च संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया तथा 24 मील की लंबी दूरी बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। और दांडी जो प्लेस है ये कहाँ पर है? गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा की सलाहकार शाखा द्वारा तैयार किया गया था? BN राव। संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 1905 से 7 के वर्षों के दौरान कांग्रेस में उग्रपंथी तथा नरमपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमको देखना है। उग्रपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाकी सारे देश में फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल सही कथन है। नरमपंथी बहिष्कार को धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं से बढ़ाकर सरकार के सहयोग अथवा साहचर्य के सभी प्रकारों पर लागू करना चाहते थे, ये कथन गलत है क्योंकि इसी पर आपस में उनमें विवाद था। नरमपंथी आंदोलनकारी विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमतों को किसी भी तरह सहयोग न करना तथा जल्द से जल्द देश आजाद हो जाए। फरवरी 1947 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि महामहिम की सरकार का यह स्पष्ट आशय था कि जून 1948 ईस्वी तक जिम्मेवार भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। तो ये क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के बने प्रधानमंत्री थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा था कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों के सत्ता स्थानांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के अनुयायियों में से एक थे। इनकी शिक्षा कराची में हुई थी तथा वर्ष 1912 के लगभग 5 वर्ष तक बिहार के मुजफ्फरपुर कॉलेज में अंग्रेजी एवं इतिहास विषय के प्राध्यापक रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से कौन से सही है ये देखना है। तो तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट का मसौदा बनाने में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट ने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत स्वीकारा था, ये कथन गलत है। नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्थिति को भारत द्वारा वांछित शासन के प्रकार के रूप में परिभाषित किया था, ये सही है। तो 1 और 3 कथन इसमें से सही है। भारत सरकार के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी थी कि वो एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो।
भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ऐसे संविधान के निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। मोतीलाल नेहरू की संविधान समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान कुरैशी इत्यादि जो है इस ड्राफ्ट कमेटी में शामिल थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की? वैंकूवर कहां पर है? कनाडा में है। तो GD कुमार ने स्वदेश सेवक होम की स्थापना की और स्वदेश सेवक नाम से एक अखबार भी निकाला। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 1930 में प्रथम गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो मोहम्मद अली द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर से 13 जनवरी 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था, यह एक पहला सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इस सम्मेलन में भाग वाले सारे प्रमुख नेता देख लीजिए कौन कौन है। मोहम्मद अली, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद शफी, आगा खां, श्रीनिवास शास्त्री, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, MR जयकर, होमी मोदी, सुंदर सिंह और मजीठिया। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तारी करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन थंडरबोल्ट। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि इसका उत्तर मुझे लगता है ऑपरेशन 0 आवर सही होना चाहिए। तो ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट उसमें आपको सही देख के बता दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को जो है जैसे ही प्रारंभ हुआ था, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी होना शुरू हो गई थी। तो इसी से संबंधित ये ऑपरेशन 0 आवर है। अब इसमें ऑपरेशन थंडरबोल्ट इस बुक में दिया है, तो थोड़ा सा मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ में अपनी वकालत को त्याग दिया था। तो वो थे आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचली और ट्री प्रकाशम। इन सभी ने अपनी वकालत को त्याग दिया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में निम्न में से किसने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा एक कार्यकारी समिति बनाई जानी चाहिए जो कांग्रेस का दिन प्रतिदिन का कामकाज देखे? बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह सुझाव दिया गया था। 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुए कांग्रेस का सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एक कराने में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा एक कार्यकारी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कांग्रेस का दिन प्रतिदिन का कामकाज देखे। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? अमृतसर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी जिसकी पुष्टि मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के संबंध में असत्य है? दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी, ये भी सही है। 12 दिसंबर 1911 को ही भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, ये कथन गलत है। बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद उड़ीसा बिहार को भी बंगाल से अलग कर दिया था, तो ये कथन सही है। तो जो राजधानी वाली बात है उसके लिए 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह नई राजधानी बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध में से एक भिन्न गुट था? इटली। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था जिसमें प्रथम विश्व में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की थे, दूसरी ओर फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। एनी बेसेंट ने होम रूल लुक की स्थापना किस स्थान पर की थी? अडयार नामक स्थान पर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना 20 अप्रैल 1916 को बेलगांव महाराष्ट्र में की गई थी और तिलक के बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में ही अडयार जो मद्रास में है वहां पर होम रूल का मुख्यालय स्थापित किया। तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल का प्रमुख कार्य स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य यानी लॉ मेंबर बने थे।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत की गई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता व प्रधानमंत्री एटली भारतीय नेताओं से अनौपचारिक बातचीत करने के लिए सर पी लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफर्ड क्रूस, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से हमको देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान पर एक आधारभूत ढांचे की अनुशंसा की थी। सही कथन है। कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूह के लिए कार्यप्रणाली भी तैयार की थी। ये भी सही है, तो दोनों कथन इसमें सही है। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफर्ड क्रूस, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान को तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? कृष्णलाल मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने सर्वप्रथम बंगाल में विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी आंदोलन संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गान रविन्द्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला था। ये कथन इसमें सही नहीं है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद रजा ने किया था। सही है। बंगाल में भी स्वदेशी के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव एक माध्यम बने थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमको जो कथन सही नहीं है वो देखना है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सोनार बांग्ला था, तो ये यहाँ पर गलत है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था, बिल्कुल सही है। बंगाल में भी स्वदेशी प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव एक माध्यम बने थे, ये भी सही है। सूरत में 1907 ईस्वी का कांग्रेस विभाजन स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने वाला था, तो ये एक कथन इसमें गलत है। बाकी तीनों अब व्याख्या देखते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की थी, जो स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, परंतु स्वदेशी आंदोलन के समय गाया जाने वाला जो प्रमुख गीत था वो कौन सा था? वंदे मातरम, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए महाराष्ट्र में धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने 1884 ईस्वी में गणपत महोत्सव तथा 1886 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में कौन सम्मिलित हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना इसमें सम्मिलित हुए थे। द्वितीय होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडयार, जो मध्य प्रदेश में मद्रास में है, में एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग में सम्मिलित अन्य सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, सुब्रमण्यम अरुंडेल जैसे लोग इसमें शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया गया था? कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौते को 26 से 29 मार्च 1931 तक चलने वाली कराची के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। देश भर के युवाओं ने इस समझौते को तीव्र आलोचना की थी, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद और समाजवाद का नारा देने वाले भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव की रिहाई के बारे में इस समझौते में कोई भी बातचीत नहीं की गई थी। कथन और कारण देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी और मुसलमानों की आबादी पीछे भारत में ही छूट जाएगी। तो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को अंतिम प्रयास किया तथा समाधान न निकलने पर 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसके अंतर्गत भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश
भारत के प्रांत और देशी राज्य सम्मिलित होंगे। इसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया क्योंकि सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान इससे नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 को घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं हुआ था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। 24 अगस्त सन 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार के सदस्य इस प्रकार थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, सरदार बलदेव सिंह, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जय मथाई, जगजीवन राम, सरफराज अहमद खां, सैयद अली जहीन और डॉक्टर सी भाभा आदि। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसने INA कैदियों के पक्ष में लाल किले में चलने वाले मुकदमे की पैरवी की थी? तो जितने भी नाम दिए सभी ने की थी। अरुणा आसफ अली, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी के जो कैदी हैं जिन पर 1945 में मुकदमा चला था। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। लाल किले में चलने वाले मुकदमे की पैरवी में भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली, इन्होंने पैरवी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान किया जाना, ये उसका अंग नहीं था। अब कौन कौन से समझौते के प्रमुख प्राविधान थे देख लीजिए। एक, भारतीय संघ के निर्माण के आधार को आवश्यक आरक्षण के साथ स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार कर लेगी। विदेशी माल तथा शराब के बहिष्कार के लिए कानूनी सीमा के बाहर धरना न देना तय हुआ। हिंसात्मक मुकदमों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने पर सरकार तैयार हो गई। इसके साथ ही सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। सभी जुर्मानों को माफ कर दिया जाएगा तथा जब्त की गई भूमि को वापस कर दिया जाएगा। तो ये प्रमुख जो है बिंदु थे गांधी इरविन समझौते। नेक्स्ट देखते हैं, कथन है, कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। वल्लभ भाई पटेल ने यह मत निम्नलिखित में से किस आंदोलन के संदर्भ में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है ये हमको सही बताने हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर हुआ था, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर लिया गया था, ये भी सही है। इंडियन नेशनल आर्मी का एक भाग महिलाओं से गठित हुआ था, ये भी सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत से बाहर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। INA का गठन 45,000 युद्ध बंदी भारतीयों को लेकर किया गया था। INA में एक रानी झांसी रेजिमेंट नाम से स्त्री सैनिकों का भी दल बनाया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार को इस निश्चित मंतव्य का ऐलान किया कि उत्तरदायी भारतीय हाथों में सस्ता का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस तिथि तक सुनिश्चित रूप से कर दिया जाएगा। तो ये जो घोषणा हुई थी उसमें जून 1948 की डेडलाइन रखी गई थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के बने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा था कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। कथन और कारण देखते हैं। भारत का विभाजन हिंदू एवं मुसलमान समुदायों के मध्य इस असहमति का परिणाम था कि सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार और किसको किया जाएगा। तो कथन बिल्कुल जो है गलत है। ये भारत के स्वाधीनता आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित था तथा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में प्रबल विश्वास रखता था। तो कथन गलत है और कारण इसमें ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व कभी भी सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन पर सहमत नहीं था और ना ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों पर विश्वास करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विभाजन कथन है ये, हिंदू एवं मुसलमान समुदायों के मध्य इस असहमति का परिणाम था कि सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार और किसको किया जाए। तो कथन जो है बिल्कुल सही है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित था तथा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में प्रबल विश्वास रखता था। ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ए सही है, यानी कथन सही है और कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं है? सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है चटगांव डकैती वाले से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको एचआरए कहा जाता था, द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अब जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो हैं रोशन लाल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल इसमें प्रमुख रूप से शामिल हुए थे। इनमें से चंद्रशेखर आजाद जो फरार हो गए थे, इनको छोड़कर सभी को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये एस.एन. सेन का कथन है। एस.एन. सेन ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को गर्मी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक, ये जो है उसको संज्ञा दी थी। सन 1945 के बेवेल प्लान के विषय में कौन से कथन सही हैं, ये हमको देखने हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल राष्ट्रीय नेताओं में से सदस्य मनोनीत कर सकती थी, ये कथन सही है। गवर्नर जनरल का वीटो अधिकार उन्मीलित कर दिया जाना था, ये कथन गलत है क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव इसमें नहीं किया गया था। विदेशी मामलों का विषय गवर्नर जनरल से काउंसिल से एक भारतीय सदस्य को स्थानांतरित किया जाना था, ये कथन इसमें सही है। तो 1 और 3 सही है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। 14 जून 1945 को बेवेल ने बेवेल योजना प्रस्तुत की थी, जिसकी मुख्य बातें थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। विदेशी मामले में भारतीय लोगों को सौंप दिए जाएं और वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको घटनाएं और उस समय कौन वायसराय थे इसको हमको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन। तो 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन है, सीधे व्याख्या से देख लेते हैं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया था। उसके बाद 1892 का जो अधिनियम था ये लॉर्ड्स लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी और 1906 ईस्वी में मुस्लिम नेताओं का शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने के कारण किसने विरोध स्वरूप अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? एस. सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। तिलक को 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग का सचिव बनाया गया। होम रूल लीग के बढ़ रहे प्रभाव से सरकार चिंतित थी। इसी कारण जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसी आयोग की समीक्षा के बाद एक वैधानिक आयोग का भी प्रावधान किया गया जिसे कालांतर में साइमन कमीशन का नाम दिया गया। निम्नलिखित में से किसे भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया है? महात्मा गांधी को। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उन्होंने सरकार को युद्ध के समय मदद दी जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित किया तथा युद्ध के दिनों में अनेक भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिस कारण उन्हें कुछ लोगों ने भर्ती करने वाला सार्जेंट की
संज्ञा दी। गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम, जिसको अब सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। गांधी द्वारा रचित पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? हिंद स्वराज। गांधी जी ने 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे भेदभावों के विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में की है। यह रचना मूल रूप से गुजराती भाषा में की गई है। ब्रिटिश सरकार ने किस कानून को काला कानून ब्रिटिश सरकार के किस कानून को काला कानून की संज्ञा दी जाती है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में पास हुआ था को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की, क्योंकि इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी? मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी तथा जांच समिति के अन्य सदस्य में कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयब जी और सीआर दास तथा जयकर इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी तथा शंकर नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से किसने डंडा फौज का नेतृत्व किया था? चमन द्वीप। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप पंजाब में चमन द्वीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का निर्माण किया गया था, जो चिड़िया मार बंदूकों लाठियों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाती थी। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? आगा खां को। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी और इसी अधिवेशन में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जिस पद पर वो 1913 तक लगातार बने रहे। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपनी पुस्तक वंदे मातरम में इसके बारे में जिक्र किया था। इन्होंने बायकॉट, स्वदेशी के आधार पर संघर्ष कर राष्ट्रीय उल्लेख के रूप में किया और इनका एक नारा था, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान के यहाँ से आती है। निम्नलिखित संगठनों को के आधार पर उनको क्रमवार हमको इनकी स्थापना के कालानुक्रम से लगाना है। तो इधर हम सीधे सीधे देख लेते हैं। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में और बॉम्बे एसोसिएशन 1885 में। तो ये इसका कालानुक्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था? तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे भी। लिनलिथगो यानी वायसराय लाल लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लेकिन इसमें जानने योग्य बात क्या है कि इसमें क्या क्या बिंदु थे। तो इसमें भारत को एक डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माती संस्था का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये सब जो है अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु थे। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित हुई थी लखनऊ में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार ने तुर्की के विरुद्ध गलत नीति के कारण भारतीय मुसलमानों ने एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। सितंबर 1919 ईस्वी में एक मुस्लिम सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी इब्राहिम हारून जाफर। ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लीजिए। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का भी गठन किया गया था, जिसने 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने संकल्प को प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पास करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू किस पद पर नियुक्त हुए? तो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। अब हम पूरा अंतरिम मंत्रिमंडल ही देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अंतरिम मंत्रिमंडल या सरकार जो 1946 में बनी थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय इनको प्राप्त हुआ था। बलदेव सिंह रक्षा विभाग इनको मिला था। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग के मंत्री बने थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग इनके पास था। सी एच भाभा इनको कारखान बंदरगाह विभाग दिया गया था। अरुणा आसफ अली को रेलवे दिया गया था और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। तो इसमें से जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली, जान मथाई, बलदेव सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद अपने खर्च पर हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन लंदन के सेंट पॉल पैलेस में आयोजित हुआ था। कथन और कारण के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 में पूना में एक उपवास रखा गया था। इसका कारण दिया है कि सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक चुनाव अधिकारों के प्रावधान के महात्मा गांधी विरोधी थे। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। इसी कारण जो है बाबा भीम साहब अम्बेडकर और गांधी जी में मतभेद भी हो गया था, बाद में जो आपस में समझौता कराया गया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त सन 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया था, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट के या कम्युनल अवार्ड के नाम से पॉपुलरली जानते हैं हम लोग। इस पंचार्ट के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी। तो इसमें एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कम्युनल अवार्ड के तहत किन धर्मों को या किनको जो है कम्युनल अवार्ड दिया गया था। तो इसमें आप ये जरूर ध्यान लिख लीजिए कि इसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और महिलाओं सभी के लिए इसमें जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी व अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो ये पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर सन 1932 को। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सी राजागोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीटें, तो ये जरूर याद रखिएगा कि 71 से 148 कर दी गई थी सीटें इसमें। नेक्स्ट जो है, भारत में एक संघीय न्यायालय का गठन निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो संघीय न्यायालय का गठन 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री। ये तीनों ही आज भी उसी तरह से है। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? ये नारा भगत सिंह ने दिया था। लिखा भले जो है इसको इकबाल ने था, लेकिन जो इसका नारा था ये भगत सिंह द्वारा ही पॉपुलर किया गया था। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में बंगा गांव यानी पंजाब में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद इनका प्रमुख नारा था। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को वीके दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका था।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन पर जो है इसके कारण मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहां पर किया था? सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, जिसके मंत्रियों में H.C. चटर्जी ये वित्त मंत्री थे, M.A. अय्यर ये प्रचार मंत्री थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन स्त्री विभाग की मंत्री थी, ये जो है शामिल थे। निम्नलिखित में से किस स्थान से सेना को संबोधित करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा जो है दिया गया था? तो मलेशिया में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। निम्नलिखित में से किसने मन में सर्वाधिक आजाद हिंद फौज के गठन का विचार आया था, मतलब सबसे पहले किसने इसके बारे में सोचा था? तो मोहन सिंह ने इसके बारे में सोचा था सर्वप्रथम। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के गठन या स्थापना का विचार आया था। ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सिपाही थे जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और उसको लेकर मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज को 15 दिसंबर 1941 का इसका गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर किसने संबोधित किया था? हिटलर ने। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई थी। इसी संस्था में सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया गया था और जर्मनी में ही हिटलर द्वारा सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर हिटलर ने संबोधित किया था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहां पर की गई थी? तामलुक में। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को पहली राष्ट्रीय जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। यहां की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था और यहां की समानांतर सरकार 1 सितंबर 1944 तक चलती रही। निम्नलिखित में से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय घटित होने वाली समानांतर सरकार जो सबसे दीर्घ समय तक चली वो कौन सी थी? तो सतारा में जिसका गठन हुआ था। सतारा महाराष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेता थे वाईपी चौड़, नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे और यहाँ की सरकार जो है 1942 से 1945 ईस्वी तक चली थी। अब हमको सूचियों का सुमेलन करना है, तो इसमें हम देखते हैं किसने क्या लिखा था। तो इसको हम सीधे सीधे देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक लिखी गई थी अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। मदर इंडिया ये विदर इंडिया ही है, इसकी स्पेलिंग है WITHER। तो हो सकता है आप लोगों ने मेरी तरह मैंने भी नहीं सुना था इस बुक का नाम। तो ये विदर इंडिया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है और इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या है? कुछ बिल्डिंग्स हैं और उनको बनाने वाले आर्किटेक्ट्स से हमको उसका सुमेलन करना है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कलकत्ता में बना हुआ है, इसको W इमर्सन ने जो है केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हार्वर्ड बेकर जो है इन्होंने इसको डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को जॉर्ज क्लार्क ने और मद्रास विद्यालय सीनेट हाउस मद्रास को RF चिसोम द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गिडाल्यू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी। दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागालैंड की रानी गिडाल्यू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। उस कमेटी जिसमें नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व तेज बहादुर सप्रू द्वारा किया गया था। सन 1928 की नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में मुख्य भूमिका तेज बहादुर सप्रू की रही थी। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में किसके समय में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये सभी कानून जो है संहिताबद्ध किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में सन 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इत्यादि पारित हुए थे।
निम्नलिखित में से 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पढ़ा गया था। 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को गुजरात में किसानों द्वारा लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस सत्याग्रह के दौरान बंबई के गवर्नर लेस्ली विल्सन थे। सुमेलित करना है हमको, तो कौन से क्रांतिकारी को कहां पर जो है फांसी दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। सरोजनी नायडू ने किसे भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सरोजनी नायडू ने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहकर संबोधित किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे ने कहा था। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे ने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतीत हुआ था। ये कथन महात्मा गांधी के बारे में किसने व्यक्त किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब सुमेलन करना है, तो चंपारण इन में गांधी जी, ये पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। द स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक ह्यू टोए द्वारा लिखी गई थी, जो सुभाष चंद्र की जीवनी पर आधारित है। लिविंग इन एरा, ये डीपी मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास द्वारा लिखित पुस्तक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी को बुलाया था। द स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक ह्यू टोए की है। लिविंग इन एरा, ये डीपी मिश्रा की पुस्तक है। और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक दुर्गा दास। उस विदेशी पत्रकार का क्या नाम है जिसने धर्षणा नामक वर्ग सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन चक्र का सबसे भयानक रूप धर्षणा में 21 मई 1930 को देखने को मिला था, जब सरोजनी नायडू, इमाम अली और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों को धर्षणा कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया था। इस घटना का भयानक रूप का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने लिखा कि धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जनक माना जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जनक माना जाता है। इसी ने मुसलमानों के प्रति पृथक राष्ट्र पाकिस्तान में पंजाब, अफगानिस्तान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल करने की बात कही थी। यह विचार उसने अपनी पुस्तक नाउ और नेवर में दिए थे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि हुई, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण गांधी जी ने इस घटना से आहत होते हुए शीघ्र ही यानी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया था। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? भोलानाथ चंद्र। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की वकालत की थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सामान न उपयोग करने की सलाह दी थी। इसी के बाद आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी का समर्थन किया था। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव वाला चला गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक के निधन पर कहा था कि मेरा सबसे बचाव वाला चला गया। निम्नलिखित में से क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो
तो क्रिप्स प्रस्ताव के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, सही कथन है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ये भी इस प्रस्ताव में शामिल था। युद्ध के बाद एक संविधान निर्वात्री परिषद बनाई जाएगी, ये भी इस कथन का हिस्सा था, इस प्रस्ताव का हिस्सा था। भारत के सभी प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करना आवश्यक है, ये जो है इसमें नहीं कहा गया था, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि उनको देशी रियासतों और सभी राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हों और चाहे ना शामिल हों। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे बैंक की संज्ञा दी थी जो दिवालिया हो चुका है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा था? अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ये कहा गया था। अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने भारत विभाजन से निराश होकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा इसे एक विश्वासघाती कार्य कहा था। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ सकती है? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर बोलते हुए इलाहाबाद में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय के विचार हैं कि भारत के बालू से भी एक आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो मैं भारत के मिट्टी से या बालू से भी एक आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये कथन किससे संबंध है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कथन है। महात्मा गांधी के दलितों के प्रति हमदर्दी जताने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं पर उसका स्तर नहीं उठाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसको दी गई थी? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिड़ला। सर्वप्रथम अछूतों को ही महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था। इनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, जो 1933 में यानी आगे चलकर हरिजन सेवक संघ नाम इसका बदल गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जीडी बिड़ला को बनाया गया था। निम्नलिखित में से स्वराज दल में किसका नाम नहीं था? तो वल्लभ भाई पटेल जो है स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश का वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया था। निराशा के इसी माहौल में कांग्रेस ने एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसके सूत्रधार पंडित मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। स्वराजियों को मदन मोहन मालवीय, एमआर जयकर, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां का भी समर्थन प्राप्त था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कैम्ब्रिज पंपलेट, एक ये पंपलेट था जो है जिसमें पाकिस्तान के गठन के लिए पहली बार विचार दिया गया था, तो ये संबंधित है चौधरी रहमत अली से। कॉमनवील नामक जो है समाचार पत्र, ये एनी बेसेंट द्वारा निकाला जाता था। स्प्रिंगिंग टाइगर, ये भगत सिंह से संबंधित ना होके ये क्या है? ये चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है और इसकी रचना जापानी लेखक ह्यू टोयो ने की थी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। संगठन और उसके नेताओं को सुमेलित करना है तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके नेता थे अल्लाह बख्श। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1934 में हुआ था।
आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नेता थे। कृषक प्रजा पार्टी 1929 में जिसका गठन हुआ था, फजलुल हक इसके प्रमुख नेता थे और अहरार आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद थे। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमको असत्य कथन देखना है। वह महात्मा गांधी को धूर्त और भेड़िया समझता था, तो ये कथन सही है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण दादा भाई नौरोजी के लिए पढ़ा था, तो ये भी कथन सही है। उसके पास कोई डायरी नहीं थी और उसने अपनी कोई आत्मकथा भी नहीं लिखी, ये कथन जो है यहाँ पर गलत है। उसने अपनी इकलौती बेटी को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था, ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार की थी? सिंधिया ने। तो लॉर्ड वेलिजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सबसे पहले मैसूर ने 1799 में, फिर अवध 1801, भोसले 1803 तथा सिंधिया ने सबसे आखिरी में 1804 में सहायक संधि स्वीकार की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? सन 1854 में। गंगाधर राव की नवंबर 1853 में मृत्यु हो जाने के बाद उनका एक दत्तक पुत्र के सिवा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसे डलहौजी ने नहीं माना और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1854 को झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। किस वायसराय के शासनकाल में क्रांतिकारियों का पहला समाचार पत्र काल छापा गया था? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में छपा था। वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में क्रांतिकारियों का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम काल था, ये निकला था। इसका संपादन ब्रह्मदेव उपाध्याय द्वारा किया गया था। किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार शिक्षा के विकास के लिए धन दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, उसमें भारत में शिक्षा तथा साहित्य के विकास के लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए खर्च करने का प्राविधान किया था। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल में जो गवर्नर जनरल होता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस चार्टर एक्ट के तहत विधि कमीशन यानी लॉ कमीशन बनाया गया था? 1833 के ही चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग या विधि कमीशन बनाया गया था। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में 1833 ईस्वी के चार्टर नियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसके अंतर्गत यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई और इसी अधिनियम के तहत पहली बार विधि निर्माण के कार्यों में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। भारत में किस परिषद अधिनियम के अंतर्गत चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम में भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई। प्रांतीय विधानमंडलों को मुंबई तथा मद्रास में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 सदस्यों को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई किस एक्ट के अंतर्गत? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और जब यह परिषद कानून के लिए बैठी तो इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा एक अन्य छोटा न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास और बंबई तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का एक एक प्रतिनिधि इसमें शामिल किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। सन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन से पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। उससे पहले सन 1813 के जो चार्टर एक्ट में चीन के व्यापार को छोड़कर
चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर शेष पर व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो ये कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में राष्ट्रवादी नेता थे। जब सन 1925 में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मैं मुसलमान पहले हूं, तो उन्होंने उन्हें समझाया था नहीं बेटे तुम भारतीय पहले हो और बाद में मुसलमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। क्वेश्चन ये आ भी चुका है पीसीएस में। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। और कांग्रेस के इस अधिवेशन यानी 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये बात कही गई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनी 11 सूत्री मांगों को ना माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमको सुमेल देखना है। ये विभिन्न कथन है जो लोगों ने कहे हैं। तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, ये कथन है भगत सिंह का, ये सही है। आराम हराम है, ये लाल बहादुर शास्त्री का नहीं बल्कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा कहा गया था। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया था। 30 जनवरी 1948 को रेडियो पे किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये संबोधन दिया गया था। गांधी जी की मृत्यु पर 30 जनवरी 1948 ईस्वी में रेडियो पर बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो अब इसके बाद जो है लास्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, आज़ादी के बाद जो स्वतंत्र भारत का इतिहास उसके बारे में। चलिए देखते हैं। 1962 के भारत चीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें कौन से कथन सही हैं ये हमको देखने हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति कैनेडी से सहायता मांगी थी, सही कथन है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के विरुद्ध सहायतार्थ C-130 मालवाहक वायुयान तथा B-47 बम वर्षक वाहनों के स्क्वाड्रन भेजे थे, ये भी कथन सही है। नवंबर 1962 ईस्वी में जब जनरल थापर ने अपना त्यागपत्र दिया तब नवनियुक्त रक्षा मंत्री ने चौधरी का नाम का प्रस्ताव किया था। तो इस तरह से ये तीनों कथन सही हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा क्षेत्र नेफा जो अरुणाचल प्रदेश में है पर आक्रमण किया था और 9 नवंबर 1962 में पंडित नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को सहायता के लिए एक पत्र भेजा था जिसमें सहायतार्थ 10 C-130 मालवाहक वायुयान तथा B-47 बम वर्षक विमानों के 2 स्क्वाड्रन उन्होंने अमेरिका ने भेजे थे। नवंबर 1962 में जब जनरल थापर ने अपना त्यागपत्र दिया तब नवनियुक्त रक्षा मंत्री ने नए सेनाध्यक्ष के लिए जनरल J.N. चौधरी का नाम प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से 1962 ईस्वी के भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? V.K. कृष्ण मेनन। 1962 में चीन द्वारा भारत के उत्तरी भाग पर आक्रमण के समय भारत के रक्षा मंत्री श्री V.K. कृष्ण मेनन थे तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम चाउ एन लाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें सही कथन हमको देखने हैं। तो पहला कथन क्या है? यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी तथापि योजना अवधि के अंत में कृषि उत्पादन में नाम मात्र की ही बढ़ोतरी हुई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर
के लौह इस्पात संयंत्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किए गए थे। ये कथन गलत है, क्योंकि इनकी स्थापना कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जिसमें भारी औद्योगिकीकरण का लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरह से केवल इसमें पहला कथन ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुट देशों के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में, जिसमें भारत ने प्रमुख रूप से भागीदारी की थी, निम्न में से कुछ अथवा सभी संकल्प पारित किए गए थे। तो वो कौन कौन से संकल्प थे देखते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास की अपुष्टि की गई थी, सही कथन है ये। समस्त राष्ट्रों को अपनी सरकारों का स्वरूप सुनिश्चित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, ये भी कथन सही है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा क्रियान्वित रंगभेद की नीति की निंदा की गई थी, ये भी कथन सही है। समस्त राष्ट्रों की अखंडता एवं सार्वभौमिकता का आदर करने का भी इसमें संकल्प पारित किया गया था। तो इस तरह से ये चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं और इसी का व्याख्या। इस सम्मेलन में 20 राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए थे। तो ये वही चारों मानदंड हैं जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, गोवा की स्वतंत्रता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु और कश्मीर का भारत में अधिमिलन। तो इनका हमको कालानुक्रम देखना है कि कौन सा कार्य कब हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली घटना जो इनमें से हुई थी, कश्मीर का भारत में मिलन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा 1948 में भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया था। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में, और गोवा एक स्वतंत्र प्रदेश बना था 1961 में। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से किन कारणों ने भारत में मजदूर आंदोलन को तीव्र किया है या तीव्र गति दी? तो देखते हैं। ब्रिटिश मजदूर आंदोलन का प्रभाव, ये कथन सही नहीं है। 1917 की रूस की क्रांति, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। और निर्वाह व्यय की मजदूरी, ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। भारतीय मजदूरों के विरुद्ध ब्रिटिश के वैधानिक उपाय, तो ये कथन इसमें गलत है। तो इसमें जो है केवल दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में मजदूरों में असंतोष के निम्नलिखित कारण थे। कम उपज, बढ़ती कीमतें। इसी ने 1917 की रूसी क्रांति में आग में घी का कार्य किया था। अगला जो है देखते हैं, वैज्ञानिक और विषय, मतलब ये नोबेल पुरस्कार संबंधित है। तो किन किन जो है विषयों पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले बात करते हैं सीवी रमन, इनको भौतिक शास्त्र के विषय में मिला था। प्रफुल्ल चंद्र रे रसायन शास्त्र संबंधित थे। मेघनाथ साहा खगोल शास्त्री थे। और जगदीश चंद्र बोस जो है वनस्पति शास्त्री थे। इनको जो है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही तिथि क्रम जो है हमको देखना कि किसकी कब जो है स्थापना हुई थी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, कब? 1902 में हुआ था। उसके बाद योजना आयोग बना था 1950 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद ठीक उसके बाद यानी 1952 में बना था। तो इस तरह से इसका ये कालानुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस योजना का उत्पादन 25% बढ़ा था, सही कथन है। दामोदर घाटी एवं हीरा कुंड सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, ये भी सही है। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से भिलाई जो है ग्रेट ब्रिटेन से नहीं, जबकि यूएसएसआर यानी सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी, इसलिए ये कथन गलत है। और राउरकेला प्लांट की स्थापना जर्मन फर्मों के सहयोग से हुई थी, ये कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो पूंजीवादी व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना इसमें सम्मिलित नहीं था। उसके अलावा सम्मिलित क्या क्या था? तो प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ाना और उपनिवेशों की
स्वतंत्रता, तो ये सब पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में पूंजीवादी व साम्यवादी व्यवस्था को रोकना चाहते थे, बल्कि दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें देखते हैं, समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, ये सम्मिलित था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी इसका एक अंग था। अनाक्रमण, ये भी सही है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी, ये इसमें सही नहीं है। तो पंचशील सिद्धांतों में प्रमुख प्रावधान ही यही था कि कोई भी देश एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे और वे एक अभियंता यानी एक इंजीनियर भी थे। तो एम विश्वेश्वरैया, 20वीं शताब्दी के एम विश्वेश्वरैया एक राष्ट्रवादी विचारक थे जो भारत के योजनात्मक विकास के पक्षधर थे तथा वे एक अभियंता भी थे। इस दिशा में प्रथम प्रयास 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये हमको देखना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ सन 1956 में हुआ था, सही कथन है। इस योजना में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को जोर दिया गया था, ये भी कथन सही है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 35% वृद्धि करना था, ये कथन गलत है। और जो है तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? 25% जो है वृद्धि का लक्ष्य इसमें रखा गया था। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील के सिद्धांत की घोषणा 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों के बीच तिब्बत को लेकर जो समझौता हुआ उसे ही पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान जो 1950 ईस्वी में प्रत्याभूत हुआ की धाराओं यानी 14 एवं 15 के अंतर्गत किन मूल अधिकारों में गारंटी दी गई है? तो पुरुष व महिलाओं को संपूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा, यानी ये जो है किससे संबंधित है? समता के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अनुसार स्थान, धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा पुरुष व महिला को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1956 ईस्वी के हिंदू एक्शन एक्ट के अनुसार क्या सुनिश्चित किया गया था कि पुत्री पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी होगी? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार प्रदान किए गए। भारत का ताशकंद समझौता वर्ष 1966 ईस्वी में किस देश के साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ में। सोवियत संघ के मंत्री कोसिगिन के प्रयास से भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सोवियत संघ की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था। यह समझौता 4 जनवरी 1966 को प्रारंभ हुआ था और 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यहीं पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर नियुक्त कर लिया गया था। किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय किया गया तथा 10 लाख की जनसंख्या पर से प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बिल्कुल सही कथन है।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये कथन यहाँ पर नहीं सही है, क्योंकि राज्यसभा का जो पहली राज्यसभा थी उसका गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन हमको देखने हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 1956 में मुदालियार आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1956 में नहीं, ये इस मुदालियार जो आयोग था वो 1952 में बनाया गया था। फिर 1964 में जीएस कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी, बिल्कुल सही कथन है ये। 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ये भी कथन सही है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इनमें जो है सही कथन हमको बताने हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं अगला कथन कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था, ये कथन यहाँ पर गलत है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे, ये कथन सही है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार 1952 से 57 तक, और तीसरी बार 1957 से 62 तक, और चौथी बार 62 से 64। इसी दौरान 27 मई सन 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे इसका देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से निर्वाचित इलाहाबाद के नजदीक फूलपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होते थे, और 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे।